स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल काइंड ऑफ ज्योमेट्रीज। जितनी भी टाइप की हमारे पास ज्योमेट्रीज होती है उसके अंदर आज हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग, उनके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहां पर अज्यूम करता हूं एक रिंग। ठीक है, इस रिंग का ये सेंटर है और सेंटर से रिंग के एक मास की दूरी है r। मैं क्या करता हूं इस पूरी रिंग को अच्छा अभी हम निकाल रहे हैं रिंग का सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर हमारा रिंग सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। वो कैसे रहा है वो देखिए कि ये इसका सेंटर ऑफ मास से इससे कोई एक्सिस गुजर रही है, इस एक्सिस के अलोंग इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। चलिए कैसे निकालेंगे। मैं यहां से इसको डीएम मास का पीस काट लेता हूं इस रिंग का। तो मैंने देखा कि ये पूरी रिंग को मैं डीएम मास का मान सकता हूं, डीएम 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 डीएम। तो मैं जानता हूं मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। अब क्योंकि मैं यहां पर ले रहा हूं डीएम मास तो वो कितना हो जाएगा dmr²। अच्छा एक चीज जरा देखिए, डिस्टेंस तो क्या रहेगी इन मासेस से सेम रहेगी। चाहे मैं ये मास लूं, चाहे मैं ये मास लूं, चाहे ये मास लूं, चाहे ये मास लूं, कोई भी मास ले लूंगा उसमें डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इससे क्या पता चला कि अगर मैं सारे मासेस का समीशन कर लूं, सारे मासेस का क्या कर लूं समीशन कर लूं, तो मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा mr²। कैसे हुआ मुझे कैसे पता चला। अगर आप इस सारे मासेस का इंटीग्रेट करोगे ना, सब मासेस को जोड़ोगे तो डीएम मास का क्या हो जाएगा m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहां पर जो r है वो m से कितना दूरी पर है, फिक्स डिस्टेंस है r। चाहे आप इस मास को उठाओ, चाहे इसको उठाओ, चाहे इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, जिसको भी आप उठाओगे वहां मास क्या है फिक्स क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास था किसका, सॉरी ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था सेंटर ऑफ मास के अलोंग, कि जब हमारी एक्सिस कहां से जा रही है सेंटर ऑफ मास से। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला किसके अलोंग, सेंटर ऑफ मास के अलोंग। तो इसका मतलब हमारे पास रिंग के लिए ICOM कितना था mr²। अब हमसे पूछा है अब हमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डायामीटर के अलोंग कैसे कि भाई एक एक्सिस है वो इसके डायामीटर से जा रही है। ठीक है, एक्स में भी जा सकती है और वाई में भी। मैं ले रहा हूं ये एक्सिस है वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, और यहां पर एक जेड एक्सिस में मान लेता हूं वो ऐसे जेड और जेड डैश। ठीक है, इसके डायामीटर के अलोंग मतलब डायामीटर के अलोंग अगर कोई रिंग घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो जरा पहले इस चीज को समझते हैं, डायामीटर के अलोंग का मीनिंग क्या हुआ। देखिए डायामीटर के अलोंग का मीनिंग समझते हैं। ये एक रिंग मान लीजिए, अभी रिंग मान लीजिए इसको, ठीक है डिस्क है लेकिन रिंग मान लीजिए। ये रिंग है, इस रिंग का डायामीटर कितना होगा, इसका ये पार्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, मतलब इसके सेंटर से जो ये लाइन जाएगी वो डायामीटर होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसके डायामीटर के अलोंग कोई चीज ऐसे रख रहा हूं। ठीक है, और उससे मैंने इसको ऐसे रख दिया और अब मैं इसको इसके डायामीटर के अलोंग घुमा रहा हूं, यानी कि ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो जैसे ही मैं डायामीटर को घुमाता हूं मेरा रिंग भी क्या करेगा घूमेगा। तो इसका मतलब यहां कहने का मतलब यह है कि डायामीटर के अलोंग हमें क्या करना है, रिंग को घुमाना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, हमारा रिंग कैसे घूम रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरा पहला वाला काम तो क्या था, मैंने सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाला था। यहां मैं डायामीटर के अलोंग निकाल रहा हूं, तो डायामीटर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यानी कि यहां दो एक्सिस साथ में। तो अगर आप ढंग से देखो कि यहां पर जितना ये दोनों का डायामीटर क्या होगा सेम होगा, एक्स एक्सिस पे जो डायामीटर होगा उतना ही वाई एक्सिस पर भी डायामीटर होगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होगा उतना ही वाई एक्सिस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जनरेट होगा। इसको हम टोटल मान लेते हैं आई।
ठीक है ये चीज। अब हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस का। परपेंडिकुलर एक्सिस वाला थ्योरम क्या कहता था कि भाई जो आई जेड होता है वो आई एक्स प्लस आई वाई होता है। मैंने अभी कहा आई एक्स और आई वाई मेरा कितना होगा, दोनों बराबर, इसका मतलब इसको आई मान लो, तो आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i। मेरा आई जेड कितना होगा, मेरा आई जेड जा रहा है सेंटर से, कहां जा रहा है, सेंटर से, और सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरा डायमीटर के अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। चाहे आप x के लिए निकालो चाहे आप y के लिए निकालो, एम आर स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, और इन जनरल हम इसको I में लिख सकते हैं। ये चीज हमारे क्लियर हुई यहां पर, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर डायमीटर के अलोंग किसी रिंग को घुमाएंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कैलकुलेट होगा। तो ये दो चीजें हम यहां से क्लियर हो गई। नाउ द थर्ड वन, थर्ड चीज हमारी क्या कहती है कि अगर यहां पर कोई टेंजेंट हो, अब ये टेंजेंट कैसे होगी वो देखिए कि भाई यहां पर सेंटर से r डिस्टेंस पर एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट के अलोंग आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये एक रिंग है, यहां पर एक एक्सिस है, जब मैं इस एक्सिस को घुमाऊंगा तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, इसके साथ में ऐसे, ये बिल्कुल वो फंका नहीं हो गया, मतलब वो फंका आता था पहले हाथ से चलाने वाला, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, क्योंकि फंके के अंदर स्टिक एकदम किनारे पे लगी होती थी। तो हमसे कहा ये निकालो, इसको देखते ही मुझे एक चीज याद आ गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICOM प्लस MD स्क्वायर। चलो भाई साहब, ICOM तो मेरा कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का मैंने अभी निकाला, कितना होता है MR स्क्वायर, देख लो, सेंटर ऑफ मास का तो मैंने अभी निकाला था MR स्क्वायर पर, जो सबसे पहला निकाला था, और ये कितना हो जाएगा, r डिस्टेंस पर कितना होगा MR स्क्वायर, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 2MR स्क्वायर। ये एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, तो यह गया MR स्क्वायर। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में नहीं पता कि वो क्या होती है, कैसे वर्क करती है, मेरी पिछली वीडियो में जाइए, उसमें मैंने डिटेल में उसके बारे में सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज निकल गई, ओके, हमारे पास ये चीजें निकल चुकी है। चलो हाँ ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ मुझसे मिस्टेक होगी, यहाँ हम ICOM लेंगे MR स्क्वायर बाई 2। कैसे लेंगे भाई, MR स्क्वायर बाई 2 लेंगे, क्योंकि अगर ढंग से देखो तो ये डायमीटर का अलोंग है, ये सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग है, डायमीटर का अलोंग, यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई। याद रखिएगा जो शुरू में जो मैंने बताया था ना, शुरू में जो मैंने बताया MR स्क्वायर, उसमें जो ये रिंग होती है, रिंग के बिल्कुल ऐसे सेंटर से घूम रहा होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तो इसलिए उसका होता है MR स्क्वायर, उसका होता है MR स्क्वायर। लेकिन जो डायमीटर के अलोंग होता है ना, तो डायमीटर के अलोंग तो ऐसे घूमेगा जैसे कि ये। अब इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में सेंटर ऑफ मास से क्या है, वो डायमीटर के अलोंग है, तो डायमीटर के अलोंग अभी हमने निकाला MR स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब इसका आएगा 3/2 MR स्क्वायर, ठीक है। यहां मुझसे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने इसको वो वाला ले लिया था, तो वो वाला आप समझ गए। सेंटर ऑफ मास का अलोंग क्या होगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा और रिंग ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है। लेकिन डायमीटर के अलोंग अगर टेंजेंट है, जैसे कि हमने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट, यानी कि यहाँ एक टेंजेंट है और उसके अलोंग हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मेरा एक सेंटर ऑफ मास से तो कोई ना कोई कुछ तो होगा, सेंटर ऑफ मास से तो मेरा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये बात तो फिक्स है। उसके r डिस्टेंस में मेरे पास एक टेंजेंट है, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास होगा। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस मोमेंट ऑफ जो इस टेंजेंट के अलोंग घुमाऊंगा तो ये पूरा ऐसे घूमेगा जैसे वो फंका घूमता है, तो वो घूमेगा, तो अगर आप उसके सेंटर ऑफ मास को ढंग से देखो तो वो डायामीटर के अलोंग घूम रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए ये चीज भी क्लियर हो गई। अब मेरे पास आता है एक और काम कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि जो टेंजेंट है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस से, परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब क्या है वो समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू सरफेस का, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे
कि भाई एक एक्सिस तो ऐसे जा रही है सेंटर ऑफ मास से, एक एक्सिस जा रही है ऐसे सेंटर ऑफ मास से, मतलब मेरी एक रिंग है, सॉरी मेरी एक रिंग है, उसमें एक सेंटर ऑफ मास से मैंने एक एक्सिस ली, सेंटर ऑफ मास से ली, ढंग से देखना, डायमीटर के अलाउंग नहीं लिए, सेंटर ऑफ मास से लिए। देखो ये रिंग ही मान लो अभी कि एक रिंग है, इस रिंग से सेंटर ऑफ मास से मैंने एक एक्सिस ली, वो तो फिक्स है, जो अभी हमने पहला केस लिया था उसमें हमने यही किया था कि सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया। सेकंड में हमने क्या कहा, डायामीटर के हिसाब से, ये है डायामीटर, ओके। और थर्ड में हमने क्या कहा, एक्सिस कहां पे, टेंजेंट पे। चौथे केस में हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी एक एक्सिस तो जा रही है कहां से, सेंटर ऑफ मास से, लेकिन हमारी एक और एक्सिस जा रही है ऐसे, यहां इधर से सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अब जो मेरा जो ये घूमेगा डिस्क वैसे घूमेगा, ठीक है, मतलब इस टेंजेंट के अलोंग मेरी जो सॉरी रिंग होगी वो ऐसे घूमेगी। तो इस केस के अंदर जब मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर, अभी जो हमने लिया था उसमें तो ऐसा था बिल्कुल सरफेस के पैरेलल, लेकिन अब सरफेस के परपेंडिकुलर हमें निकालना है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सरफेस से परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही हमारी जो एक्सिस काम आएगी। तो देखो सरफेस से सेंटर से जा रहा है कितना, एम आर स्क्वायर, अब जा रहा है सेंटर से एम आर स्क्वायर, यहाँ एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, डायमीटर के अलोंग नहीं जा रहा, और यहाँ पर आर डिस्टेंस पे कितना होगा, एम आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। भाई टेंजेंट रहेगी तो आर डिस्टेंस दूरी पड़ी, तो समझ में आया, अगर रिंग का परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास ये निकलना है। अच्छा मैं यहाँ पर एक मजेदार चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 मिनट में आपको हर ज्योमेट्री का समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकालना सीख लीजिए। फर्स्ट केस जो मैंने बताया था, किसी भी ज्योमेट्री का सेंटर ऑफ मास के अलोंग जैसे ही आप निकालना सीखोगे ना, सारे केसेस में एक ही चीज है, एक्सिस माना तोड़ा जोड़ा, एक्सिस माना तोड़ा जोड़ा। अभी देखना आपको सिमिलैरिटीज दिखेगी इसके अंदर काफी, देखना। तो ये मेरा कवर हो गया, ये मेरा कवर हुआ रिंग। अब मैं कवर करूंगा डिस्क। अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्क। अब डिस्क आने वाली है, ये है डिस्क। इससे पहले मैंने कहा था कि आप इसको रिंग मान लो, लेकिन अब ये क्या है, ओरिजिनली डिस्क है। डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अलोंग हमें क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये डिस्क ये ऐसे घूम रही है सेंटर ऑफ मास के अलोंग, इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि डिस्क होती है, डिस्क उसे बोलते हैं जिसके अंदर मास क्या हो, भरा हो। रिंग क्या होती है, हॉलो होती है। डिस्क क्या होती है, जिसके अंदर मास होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क से सॉरी रिंग से बना हुआ मान लूंगा। मैं ये मानूंगा ये मेरी जो डिस्क है वो बहुत सारी छोटी छोटी क्या बोलते हैं, रिंग से मिलकर बना है। तो मेरी इस डिस्क की रेडियस होगी आर। अभी हम निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास। तो यहां मेरी आर डिस्टेंस की क्या होगी, डिस्क हो गई, उसको मैंने छोटी 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 रिंग्स में काटा। मैं मानता हूं मैंने यहां पर एक रिंग को काटा, उस रिंग की डिस्टेंस है एक्स, उस रिंग की डिस्टेंस है एक्स, और उसकी जो विड्थ है वो है dx। dx मोटाई की मैंने क्या की, रिंग को काटा। dx मोटाई, मोटाई तो dx ही होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस dx मोटाई की रिंग को यहां रखता हूं। मैंने कहा भी इसकी मोटाई क्या है, dx होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x होगी, ये सब कुछ हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात इसमें निकालेंगे कैसे। देखिए बात यहां पर कैसे कवर करेंगे, इसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ढंग से। मैं अब बात पूरी डिस्क पे नहीं कर रहा, मैं एक छोटे से रिंग पे बात कर रहा हूं जो किससे निकली है, डिस्क से। यानी कि मैं एक पूरे एरिया पे बात ना करके एक छोटे से एरिया पे बात करूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही पूरी डिस्क का होगा। तो अगर मैं इस छोटे से डिस्क को बाहर निकाला, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहां पर लेता हूं सिग्मा इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्यों लूंगा भाई, क्योंकि डिस्क का एक एरिया होता है, तो डिस्क का एरिया लूंगा तो सिग्मा इक्वल्स टू मास तो मेरा m रहेगा, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये मेरा निकला। लेकिन ये तो पूरी डिस्क का हुआ, पूरी डिस्क का मास पर यूनिट एरिया। मुझे क्या करना है, अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे एक मास की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरी डिस्क को ना लेकर एक छोटा सा मास ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो मैंने रिंग ली इसका मास ये होगा, मास पर यूनिट एरिया।
पर यूनिट पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है डिस्क के अंदर, वो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये डिस्क चाहिए, तो मुझे मतलब इसका निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालूंगा, पर यूनिट एरिया। तो इसका निकालने के लिए मैं कहूंगा सिग्मा इक्वल्स टू dm बाई dA। अब मैं dm बाई dA क्यों ले रहा हूं, देखो मैंने ये बहुत छोटा रिंग बाहर निकाला। अब मैंने ये रिंग निकाला है ना, तो इस रिंग का भी तो एक मास होगा, वो dm होगा। मैंने इस रिंग को dm मास का माना कि मैंने इस रिंग को dm मास में लिया, मतलब ये मास, ढंग से सुनना, ये एक डिस्क थी, मैंने इस डिस्क को काटा, सॉरी रिंग को काटा, तो रिंग की मोटाई dx होगी, लेकिन इसकी जो मास होगा वो क्या होगा, dm होगा। इसका मास कितना होगा, dm होगा। ठीक है साहब, अब dA को मैं इधर भेज देता हूं और dm को इधर, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा dA। अब मुझे dA की वैल्यू चाहिए, तो dA की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मैंने जो ये रिंग काटी, मैं उसको काट कैसे लंबा कर दूं, तो मैं जैसे इसको काट के लंबा कर दूं, मैंने कहा भाई इसकी लंबाई तो dx होती है, और रिंग क्या होती है एक्चुअल में, वायर। अगर एक वायर को मैं मोड़ दूं तो वो रिंग बन गई, और उसको लंबा कर दूं तो एक वायर बन गया। तो वो है क्या, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मेरी होती है 2 पाई r, लेकिन यहाँ डिस्टेंस x माना तो कितना होगा 2 पाई x, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका मतलब 2 पाई x dx। उसको उठा के यहां रखा, तो dm मेरे पास कितना आ गया, 2 पाई x dx, ये मेरे पास आया। सिग्मा की वैल्यू को उठा के मैं यहां रखूंगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू को जैसे ही मैं उठा के यहां रखूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा, मास अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। ये x है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई खत्म हो गया, तो मेरे पास dm की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2m बाई r स्क्वायर x dx। ये मेरे पास dm की वैल्यू है। अब सारी जो हमने मातापच्ची करी है वो dm निकालने के लिए करी है, क्योंकि भाई साहब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि आपके पास मास इंटू डिस्टेंस होना चाहिए, तो मास नहीं है मेरे पास, डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस r दी है, मैं x भी ले लूंगा, लेकिन मास का सबसे बड़ा लफड़ा होता है। तो मैंने क्या किया, वापस सुन लीजिए, डिस्क ली, r डिस्टेंस की डिस्क थी, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है तो मैंने एक रिंग को काटा जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है x, रिंग की मोटाई dx, रिंग का मास dm, पूरी डिस्क का मास पर यूनिट एरिया m बाय पाई r स्क्वायर, और इसका एक रिंग का dm बाय da। da कैसे निकाला, इस रिंग को मैंने ऐसे खोला, मोटाई dx, वायर था तो 2 पाई r, बने सॉरी रिंग है, रिंग को खोलोगे तो रिंग एक सर्कल है तो 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होती है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया। ठीक है, dm तक हम पहुंच गए। अब यहां हम पहुंचेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए मैंने मास माना बड़ा छोटा, और डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, इस रिंग के अकॉर्डिंग। रिंग मेरा क्या है, dm, रिंग का मास कितना है dm, लेकिन रिंग की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा 0 से r तक, क्योंकि ये रिंग्स कटेगी 0 से r तक। मैंने माना कि इन रिंग्स को मैंने निकाला, तो एक छोटी निकालूंगा, फिर उससे बड़ी आएगी, उससे बड़ी आएगी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उनकी रेंज कहां से होगी, 0 से लेके r तक। dm का मान मैंने अभी निकाला 2m बाई r स्क्वायर x, इसकी जगह रखेंगे x स्क्वायर dx। तो मेरे पास i की वैल्यू कितनी आएगी, 2m और r स्क्वायर तो मेरे काम के नहीं है, काम का मेरा कितना होगा, x क्यूब dx। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 2m बाई r स्क्वायर x की पावर 4 बाय 4, 0 से r, i इक्वल्स टू, अगर मैं इसका निकालूं तो इसका निकलेगा 2m बाई r स्क्वायर x, r की पावर 4 बाय 4, 2 से 2 कैंसल, r स्क्वायर कैंसल, आंसर आएगा mr स्क्वायर बाई 2। यानी सेंटर ऑफ मास के अलोंग डिस्क का मेरे पास निकलेगा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आपने इनर्शिया का फॉर्मूला पहले क्यों नहीं लिख दिया, ताकि आप हमें ये क्लियर कर सकते थे कि हमें यहाँ डीएम की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं ये लिखता तो मुझे ये अंदेशा था कि कुछ स्टूडेंट इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पूरा m माना था, अचानक से डीएम क्या हो गया, और ये डीएम है क्या, तो मुझे उसको समझाना पड़ता। इसलिए पहले मैंने डीएम को ही समझाया कि डीएम क्या है। मैंने ये बताया कि भाई मास पर यूनिट एरिया होता है डिस्क में, एरिया पाई r स्क्वायर। मुझे सिर्फ एक छोटी सी रिंग का चाहिए, तो रिंग का dm बाई डी।
वो निकाला, फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया, तो अब हमारे पास जब ये मौजूद था तो मैंने इससे काम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला किसका, सेंटर ऑफ मास के अलोंग किसका, डिस्क का। ठीक है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अलोंग mr²/2। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता दीजिए कि भाई यहां पर डाउट आ चुका है। चलो अब सेम टू सेम चीजें डायामीटर के अलोंग, तो डायामीटर के अलोंग निकाल देते साहब। डायामीटर ऐसे होंगे, ये x डैश y डैश अलोंग डायामीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायामीटर। अब क्योंकि डायामीटर में अभी हमने पिछली बारी बात की, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा देंगे, ix = iy प्लस सॉरी iz = ix प्लस iz। ठीक है, ये लगाया, ये अभी हमने निकाला, ये सेंटर ऑफ मास का अलोंग है। सेंटर ऑफ मास का अलोंग कितना होता है, mr²/2। इसके बारे में अभी हमने बात की कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायामीटर के अलोंग में डिस्क को चाहे ऐसे घुमाऊं चाहे ऐसे घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, mr²/4। ये है डायमीटर का अलोंग। मैंने बोला ना, आप एक निकाल लो, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे, सब में कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग, ये मेरा एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ, टेंजेंट के अलोंग ड्रॉ करेंगे, r डिस्टेंस होती है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भाई, I = ICOM प्लस MD²। ICOM मेरा कौन सा लगेगा, mr²/2 के 4, क्योंकि डायमीटर है ना, ये देखो ये डायमीटर है और इसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो ये डायमीटर के पैरेलल हुआ, इसलिए यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास का लिखा जाएगा वो mr²/4 लिखा जाएगा, और ये कितना हो जाएगा mr²। तो आंसर कितना आएगा 5 mr²/4। और वहीं पर अगर मैं वापस वही परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर कैसे कि एक तो जा रहा है ऐसे सेंटर से, एक एक्सिस जा रही है सेंटर से, एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो इसका कैसे निकालेंगे भाई, इसका भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ICOM प्लस MD²। इसमें तो mr² लगेगा, mr²/2 लगेगा, और इसमें कितना लगेगा mr², दोनों को जोड़ोगे तो 3 mr²/2। तो यहां पर देखो हमने दो तीन चीजों को क्या कर लिया, यहाँ पे कवर कर लिया भाई साहब। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, ये हमने कैसे किया। अच्छा देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर एक मजेदार चीज बताता हूं, यहाँ सब कुछ है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड। मतलब रिंग जो है वो डिस्क में काम आ रही है, डिस्क जो है वो सिलेंडर में भी काम आएगा, स्फीयर में भी काम आएगा, और सर्कल में भी काम आएगा, नहीं सॉरी वो हॉलो स्फीयर में भी काम आएगा। कैसे, अगर आप रिंग का निकाल लेते हो और डिस्क का निकाल लेते हो, तो ये दोनों आपके इतने ज्यादा काम आएंगे ना, ये इनकी मदद से आप किसी का भी निकाल सकते हो। लाइक आप स्फीयर का निकाल सकते हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो। आप क्या निकाल सकते हो, सिलेंडर का निकाल सकते हो, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। आप किसी भी ज्योमेट्री का निकाल सकते हो अगर आपके पास रिंग का और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के अलोंग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये रहा एक सॉलिड सिलेंडर। अब क्योंकि सिलेंडर सॉलिड है इसका मतलब मास भरा होगा। मैं मान लेता हूं मैंने सिलेंडर को डिस्क, छोटी छोटी डिस्क में काट दिया। किसमें काट दिया, छोटी छोटी डिस्क में, ऊपर से नीचे तक। तो देखो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना डिस्क की, चाहे मैं कोई भी डिस्क काटूं उसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग, ये अब हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अलोंग। जब हमारा बेलन यानी कि सिलेंडर घूमेगा तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग तो कितना होना चाहिए, mr²। तो यहां पर एक छोटी सी चीज आ गई, ढंग से देखना, मजा आएगा आपको, अब मजा आएगा। अब यहां पर हमें क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, I = mr² का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन कौन सा वाला, रिंग वाला, डिस्क वाला, कौन सा, डिस्क वाला। तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना था, 1/2 mr²। मैंने छोटे छोटे मासेस को माना, भाई मैं डिस्क काटूंगा
तो सिलेंडर की छोटी, देखो कंप्लीट सिलेंडर का मास तो m होगा, लेकिन मैंने इसको डिस्क में काटा तो डिस्क का मास तो dm होगा, तो डिस्क का मास dm होगा, उस dm मास को इंटीग्रेट कर लो तो हमारे पास वापस कितना आएगा 1/2 mr²। जैसा कैसे, अरे यार चाहे डिस्क यहाँ की लो, चाहे यहाँ की लो, चाहे यहाँ की लो, यहाँ की लो, यहाँ की लो, यहाँ की लो, कहीं की भी लो, आएगा तो mr² ही। इसका मतलब देखो डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अलोंग और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या होता है, सेम होता है। मैंने कहा था ना ये चीजें कनेक्टेड है। क्वेश्चन तो आगे अब बनेगा, तो देखिए अब हम निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके लेंथ के अलोंग कैसे निकलेगा वो जरा देखिए। यहां तक मेरे पास एक सिलेंडर है जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसकी लंबाई l है। अब हमसे ये बोला है कि भाई यहाँ एक x और ये x डैश हमारी एक एक्सिस जा रही है, यहां पर सेंटर ऑफ मास से भी एक एक्सिस जा रही है जिसको हम कहेंगे y और y डैश। अब हमसे कहा गया है कि भाई इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग प्लस इसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ के अलोंग सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेलन की लंबाई के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वीय आघूर्ण, जिसको हिंदी में ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा जरा देखिए। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा वो देखिए। मैं क्या करूंगा, मैं ये सॉलिड सिलेंडर है तो मैं इसको डिस्क में मान लूंगा कि भाई मैंने बहुत छोटी छोटी डिस्क में मैंने इसको काटा। मैं मानता हूं कि भाई सेंटर ऑफ मास से जो मेरी पहली जो मैंने डिस्क काटी है उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस दूरी पर हमारी क्या है, डिस्क है। ठीक है, अब इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा वो मुझे देखना होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हैंडल करने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ये हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है, दैट्स मीन एक वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम होने की कंडीशन में हमें इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा जो कि होता है ρ = m/v। मास तो मेरा सॉलिड सिलेंडर का m ही रहेगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr²L। ये मेरे पास पूरे सिलेंडर का मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। लेकिन अगर मैं इस डिस्क का निकालूंगा तो डिस्क का कितना आएगा dm/dv। तो ये अगर मैं यहां पर dm इधर रखूं तो रो और dv की जगह में कितना रखूंगा πr²dx। πr²dx कैसा है जरा ढंग से देखिएगा। डिस्क का मेरे पास क्या होगा एरिया इंटू dx। ठीक है, एरिया डिस्क का कितना होगा πr² और dx इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। तो मेरे पास बन गया वॉल्यूम। तो dm की मेरे पास यहां पर एक वॉल्यूम आ जाएगी। अगर मैं dm को यहां पर रख दूं, क्या इसकी रो की वैल्यू रख देता हूं तो ρ = πr²L और ये मेरा हो जाएगा πr²dx। πr² से πr² कैंसिल, dr = m/L dx। मेरे पास dm की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ यहां तक एंड नहीं हुई। यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो क्वेश्चन ने खुद ने क्रिएट किया है। यहां पर डायग्राम में तो हमसे कह दिया कि भाई mr² के अलोंग निकालो, यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास का अलोंग निकालो। लेकिन इसके अंदर जो एक चीज मेंशन की गई है कि L लंबाई का बेलन, यानी कि लेंथ कितनी है, L है। L लंबाई का हमारे पास सिलेंडर है, L लेंथ का सिलेंडर है। तो L लेंथ का सिलेंडर है, इसका मतलब है कि जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे यही सिलेंडर होता है, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, तो वो एक्चुअल में इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूम रहा है। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ इस पार्ट के लिए लेंथ वेरी हो रही है, इस पार्ट के लिए लेंथ वेरी हो रही है, इस पार्ट के डिस्क के लिए लेंथ क्या हो रही है, वेरी हो रही है। यहां पर हम कहना ये चाहते हैं कि मैं अगर यहाँ पर डिस्क लूंगा ना तो हर डिस्क के लिए लेंथ यानी डिस्टेंस क्या हो रही है, वेरी हो रही है। लेकिन अगर आप पिछला वाला जो देखोगे उसमें सिलेंडर में आर क्या था, डिस्टेंस क्या था, सेम था। तो यहाँ मुसीबत किस चीज की हो रही है कि भाई सेंटर ऑफ मास के अलोंग हर पार्ट के लिए डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो डिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करूंगा जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि हर पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ये तो मेरी जो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है, एक मेरी एक्सिस जा रही है किससे, डायामीटर के अलोंग, कहां से, डिस्क के। तो डिस्क के डायामीटर के अलोंग जा रही, तो डिस्क के डायामीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/4 dmr²। ये मैं निकाल चुका हूं अगर आपको याद हो तो। और यहां पर हम एक्चुअल में dx² लेंगे क्योंकि हम यहां पर x डिस्टेंस पे मान रहे हैं डिस्क को। ठीक है, dmx² लेंगे, सॉरी r ही लेंगे क्योंकि वो उसकी खुद की रेडियस है ना, r²। ठीक है, और यहां पर मास हमने dm माना है, तो dm को मैंने इसकी जगह रखा तो बना m/L
आर स्क्वायर डीएक्स। तो ये मेरे पास बना किसका, इसके सेंटर ऑफ मास का, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का बेलन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इतना। तो मेरे पास डिस्क का तो निकल गया, लेकिन मुझे इसका निकालना है। अब यहां इस ज्योमेट्री को जरा ध्यान से देखिए, मेरा बेलन तो ऐसा घूम रहा है, लेकिन घूमने के अलावा हर जगह पे डिस्क की लेंथ वेरी हो रही है। वेरी होने की कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लेंथ वेरी होने के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वेरी नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी होगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला हमें जनरेट करना होगा कि चाहे वो सेंटर ऑफ मास पे हो, चाहे वो कहीं L दूरी पर हो या L/2 दूरी पर हो, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो मैंने डिस्क का तो निकाल लिया डायमीटर के अलोंग, मैंने कहा इस डिस्क का तो निकाल लेते, वो निकाल लिया। अब इसका मैं निकालूंगा, तो इसका मैं जो निकालूंगा ना, वो जरा ढंग से देखिए, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, क्या दोनों पैरेलल है, क्या दोनों पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो दोनों पैरेलल होने की वजह से हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, जिसके अंदर मैं ये रखूंगा एक तो ICOM इसका और एक रखूंगा MD स्क्वायर, लेकिन यहाँ MD की जगह कितना रखेंगे, DM, क्योंकि हमारा डिस्क का मास कितना है, DM। सो I इक्वल्स टू ICOM तो मैंने अभी निकाला m/4L r स्क्वायर dx प्लस ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, ये मेरा कितना हो जाएगा, यहां पर मेरा ये कितना होगा वो मुझे बता दो कोई, वो मुझे कोई बताओ कितना होगा, कितना होगा, सामने आंसर है, सामने आंसर है, देखो कितना होगा, कितना होगा, ये रहा DM, रख दो m/L, d की जगह x स्क्वायर dx। क्या मेरे पास ये चीज नहीं आई, आ गई। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लिया तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है m/L, पीछे क्या बचता है r स्क्वायर बाय 4 और x स्क्वायर dx। ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिलेशन आ गया, लेकिन पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया। अब यहां पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो यहां से लिया जाएगा सेंटर ऑफ मास से, ये बात तो फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास से इस बेलन की जो सिलेंडर की डिस्टेंस में देखूं तो सेंटर ऑफ मास से इधर तक सिलेंडर है L/2 और इधर भी सिलेंडर है L/2 तक। अगर आप इसको एक्सेस के फॉर्म में देखें तो ये माइनस में और ये प्लस में, यानी कि यहां पर अगर मैं लिमिट सेट करूंगा मेरे किसकी, dx की, तो वो होगी किसमें, -L/2 से +L/2 तक। और अब मैं इसका क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। और अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं, तो मेरे पास वो कंप्लीट, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। L/2 से अगर मैं हटाऊं तो 2m/L, 0 से L/2 बन जाएगा, ठीक है, r स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेट करो 2m/L, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, r स्क्वायर x बाय 4 प्लस x क्यूब बाय 3, 0 से L/2 तक। तो आप इसमें करेंगे तो भाई 2m/L, r स्क्वायर L बाय 4, L क्यूब बाय 8 इंटू 3, ये बनेगा। इसको पूरा देखो, इसमें से L कॉमन आएगा तो L कैंसल, ठीक है, तो बचेगा कितना 2m बॉन r स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर बाय 24। इसमें से मैं अगर 4 कॉमन लूं, मतलब इसका अगर मैं एक वो बनाऊं, क्या नाम है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो m, ये 2 के अंदर भेज देता हूं, बनेगा r स्क्वायर बाय 2 प्लस L स्क्वायर बाय 12। ये मेरे पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला उस सिलेंडर के लिए जो हॉरिजॉन्टल में हो, जिसकी लेंथ L हो और उसको हमने डिस्क में काटा हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इफ द एक्सिस इज गिवन, ओके, इफ द एक्सिस इज गिवन। चलो, अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखी हो, सॉरी पैरेलल एक्सिस दे रखी हो, उसके किसी फेस के अलाउंग, ये फेस है, फेस पे कोई एक्सिस है और हमसे कह रहा है अब आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मतलब ये ऐसे, ये यहां पर एक एक्सिस है, ये मेरी उंगली दिख रही है एक्सिस है, और ये ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अलाउंग, ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। तो यार वो तो अभी हमने काम किया ही है, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में लगेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मेरी क्या कहती है, ICOM प्लस MD स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी L/2, तो I इक्वल्स टू ICOM तो मैंने अभी निकाला है m
आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 एम, यहाँ पर कितना होगा एल स्क्वायर बाई 4, डी कितना आएगा एल बाई 2 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसमें से कंप्लीट एम कॉमन आ रहा है, एम कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एल स्क्वायर बाई 4, इसका निकाले एम। इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो आर स्क्वायर बाई 2 तो आर स्क्वायर बाई 2 रहेगा, इसका नीचे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, सॉरी 12 की टेबल में तो ये और ये कितनी बार 3 बार, तो आंसर चला जाएगा 4l स्क्वायर बाई 12, 4l स्क्वायर बाई 12 आएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 3, ये मेरे पास होगा अगर किसी फेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है भाई, ये हमारा कंडीशन निकल गया। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है हमारा स्फीयर। लगभग तो मैंने हर ज्योमेट्री का मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, रॉड का मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ml स्क्वायर बाई 12 होता है रॉड का, मैं वो भी निकाल दूंगा एक बार तो, लेकिन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और रॉड का मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, उसका बस फॉर्मूला याद रख लीजिएगा ml स्क्वायर बाई 12 होता है, उसका जो मेन सेंटर ऑफ मास से अगर रॉड का कभी भी निकालोगे तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है। फिर बाकी जो भी निकालोगे पैरेलल एक्सिस वगैरह वो सब, ये जितना है ना रॉड रिंग और डिस्क ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यहाँ आप आगे निकालोगे तो वो डिवाइड होता जाएगा करता जाएगा। सॉलिड स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सॉलिड स्फीयर है, मान लेते हैं तो बहुत बेकार बना है, सॉलिड स्फीयर थोड़ा ढंग का बनाते हैं। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें यहां पर मैंने क्या करूंगा एक डिस्क काट दूंगा। ठीक है, मैंने एक डिस्क काटी, ठीक है, ये यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी है r है, ये तो बाद में पता ही है। यहां से यहां तक डिस्क की डिस्टेंस x है, मैं यहां पर इसको ऐसे खींचता हूं, एक ऐसा बना देता हूं ट्रायंगल टाइप। ठीक है, चलो, और यहां पर मैं इसको ऐसे एक्सिस में डिनोट कर देता हूं। डिस्क की मेरी मोटाई dx होगी, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं, और मेरी यहां से यहां तक डिस्टेंस भी कितनी होगी r होगी। अब मुझसे पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, किसके अलोंग पूछा है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा हो तो ठीक है निकाल देते ना, सेंटर ऑफ मास से जा रहा हो तो सेंटर ऑफ मास से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा di इक्वल टू 1/2 dmr स्क्वायर। अभी dmr स्क्वायर क्यों हुआ, 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास का लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर dmr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है, मैंने dm लिखा क्योंकि डिस्क को मैंने एक स्मॉल मास में काटा है, तो dm रख देते। अब dm निकालना तो dm का वही, क्योंकि मेरे पास सॉलिड दिया तो वॉल्यूम हो गया m/v, m/v मेरा कितना हो जाएगा कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ऊपर भेजा तो 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये बना। स्मॉल के लिए निकालेंगे तो स्मॉल आएगा dm/dv, dm/dv मेरा कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो भाई साहब, देखो, अच्छा ये डिस्टेंस y रहेगी क्योंकि ये y के अलोंग है ना, इसलिए ये तो y रहेगी ना, जितना y एक्सिस होगा उतना ये होगा, तो मेरा dm आएगा rho dv। Then if my dm is equals to rho dv, then let's find out। मैं रो को अभी चेंज नहीं करूंगा, रो का भी रहने देते हैं। dv मेरे पास कितना हो जाएगा वो देखते हैं, तो dv तो मेरे पास होगा भाई पाई r स्क्वायर। डिस्क की रेडियस कितनी होगी, ये y एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब y स्क्वायर। ठीक है, कि ये डिस्क है ना, इस डिस्क की रेडियस इतनी होगी, ये मत ले लेना, r मत ले लेना, डिस्क ऐसे काटी है हमने, डिस्क ऐसे काटी, इसका मतलब ये कितना होगा y होगा, और dx ये होगा हमारे पास। dm की वैल्यू उठा के यहां रख दो, di में रखा, di के अंदर। अच्छा यहां भी y लेंगे क्योंकि ये डिस्क में r है ना, इसलिए तो रो बाय 2 पाई y की पावर 4 dx, y की पावर 4, क्योंकि देखो ये y स्क्वायर पहले से, वो भी y स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 बनेगा। अब मुझे क्या करना है, इस y की पावर 4 को रिप्लेस करना है r के साथ ताकि मेरा काम हो जाए। तो अगर ढंग से देखो तो ये ट्रायंगल नहीं बना, तो ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा तो r स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मुझे y चाहिए तो इधर रखा तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उठा के रख दो, उठा के रखा तो रो इक्वल टू पाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन
2 इसका स्क्वायर बाय dx। ठीक है भाई साहब, अब इसमें लिमिट कहां से कहां तक रहेगी? लिमिट रहेगी 0 से r तक, तो 0 से r। रो और पाई का और 2 का काम नहीं है तो रख दो। ऐसा आर स्क्वायर को खोला तो बनेगा कितना? r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो भाई, रो पाई बाय 2 का मेरे पास अभी काम नहीं है, इनका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये हो जाएगा r की पावर 4x माइनस प्लस x की पावर 5 बाय 5 माइनस 2 r क्यूब सॉरी r स्क्वायर x की पावर क्यूब बाय 3, 0 से r। सब में r लिमिट पुट कर देते हैं तो कितना बनेगा? रो पाई बाय 2 r की पावर 4, r की पावर 4 r रखेंगे तो ये बनेगा r की पावर 5, ये बनेंगे तो ये भी बनेगा r की पावर 5 बाय 5। यहां पर रखूंगा तो ये भी बनेगा 2 r की पावर 5 बाय 3 रो पाई 2। एलसीएम लूंगा तो 15 आएगा, ये बनेगा 15 r की पावर 5, ये बनेगा r की पावर 5, 3 r की पावर 5 और ये बनेगा मेरा 10 r की पावर 5। इसको अगर मैं काटूं तो रो पाई बाय 2, यह मेरा पूरा बनेगा, ये होगा 18, इसमें जाए तो 8 r की पावर 5 बाय 15, ये मेरा भी बना। लेकिन मैंने अभी रो की वैल्यू तो पुट की ही नहीं है, रो की वैल्यू मेरी ये है, रख दो भाई 3m बाई 4 पाई r क्यूब, रो की वैल्यू पाई बाय 2 अलग से 8 r की पावर 5 बाय 15, 3 5 जा 5, 4 2 जा 2, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, ठीक है, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, r की पावर 5 कैंसल, ओके। तो मेरा ये बनेगा कितना? 2 बाय 5 mr स्क्वायर, ये मेरा बनेगा 2 बाय 5 mr स्क्वायर, याद रखना, ठीक है भाई। ये मेरा बनेगा 2 बाय 5 mr स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पर ये बना। आई थिंक सो मुझसे यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बट 15 में 15 बार 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, 18 में से 8 गया तो मेरे पास यही बचेगा। हाँ ठीक है, 8 बाय 15 ही बचा है, ठीक है ठीक है, हमारा बिल्कुल सही है। 2 बाय 5 आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है भाई। हमारे पास कितना आएगा? 2 बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। चलो 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, हाँ ठीक है। मुझे ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ हो सकता है कि मुझसे कोई गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि मेरा जो ये सॉल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा कुछ ऐसा था। ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो मैं लिख के लाता ही हूँ, ये तो मुझे आप जानते होंगे कि मैं हर चीज को एक पर्टिकुलर इजी वे में, कि कितना इजी वे में हम उसका बना सकते हैं। बुक के अंदर काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में होता है तो उसको कितना इजी में ला सकता हूँ, ये मेरा काम होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कहाँ से आया था? 1 मिनट के लिए मेरा जरा सुनिएगा। ओहो हो, एक्चुअल में मुझसे यहाँ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक्चुअल में यहाँ रेडियस लूंगा -r से r, लिमिट क्यों? क्योंकि -r से r क्यों लूंगा? चाहे इधर से डिस्क लूंगा चाहे इधर से डिस्क लूंगा, रेडियस वेरी करेगी। सेंटर ऑफ मास के इधर तो r हो जाएगा, इधर कितना होगा? माइनस का r। तो माइनस का r से r लिमिट लेंगे तो इसको जब 0 से r में चेंज करेंगे ना, -r क्या लिमिट, इसको 0 से r में चेंज करेंगे तो यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 2 हट जाएगा, बस इतना। अब हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, 2 बाय 5 mr स्क्वायर हमारा निकल गया, ठीक है भाई। और अगर इसका इसका टेंजेंट के अलोंग निकालेंगे तो कितना होगा? mr स्क्वायर, और इसको हम जोड़ देंगे 7 बाय 5 mr स्क्वायर को। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया। अब हमारा लास्ट निकालते हैं, अगर हमारा हॉलो स्फीयर दे रखा हो तो देखो हॉलो स्फीयर, या फिर अगर हम बोले जो पार्शियली हॉलो हो, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से हाँ, कि एक हॉलो स्फीयर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, एक मैंने माना कि भाई एक मास है, उस मास के अंदर जैसे कि यहां पर दिया खोखले गोले का जोड़ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक है।
चलो ठीक है, तो इसका बस ऐसे ही निकालेंगे। अभी देख लो, एक होलोस्फीयर होगा हमारे पास में, उसको ऐसा होगा और उसके अंदर जो इंटरनल रेडियस होगी वो हो जाएगी हमारी r1 और जो बाहर की हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी r2। सॉरी, ये हो जाएगी हमारी r2, ये हो जाएगी हमारी r1। चलो, तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ किसके अकॉर्डिंग, इसने बोला है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी इसके डायमीटर के नहीं सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कितना होता है, 2/5 mr² होता है। तो भाई 2/5, अब यहाँ पर रेडियस चेंज होगी ना, ये होगा हमारा r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा r2 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये आता है, लेकिन वो फॉर्मूला हमारे इतना काम नहीं आएगा। और एक्चुअल में दोनों का मास भी क्या होगा, अलग होगा। सॉरी, मास भी दोनों का क्या होगा, अलग होगा। एक्चुअल में देखो, ये अंदर से हॉलो है लेकिन ये बाहर है ना, ये कुछ फील किया हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने हेडिंग गलत दी है, यहाँ लिखना चाहिए था पार्शियली फील्ड, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि इसको अंदर से खाली है, ये बिल्कुल डोनट टाइप है। ढंग से देखो तो डोनट टाइप ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से कि वो जो गेंद नहीं होती, गेंद होती ना, रबर की गेंद अंदर से खाली होती है, लेकिन अगर ढंग से देखो तो रबर की गेंद जाड़ी होती है, मतलब थोड़ा ऐसा मोटाई में होती है। तो ये वो कह रहा है कि भाई उधर जो मोटाई है उधर तक की रेडियस तो r1 होगी, और जो हॉलो है उधर के पार्ट की रेडियस कितनी होगी, r2 होगी। ये ऐसी बात बोल रहा है। तो इसका मतलब दोनों का मास तो अलग होगा, तो भाई मास अलग होगा तो ठीक है भाई, सब निकालेंगे। और हम क्या ही कर सकते हैं, तो मास का फॉर्मूला होता है रो वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख देंगे भाई साहब, अब हम और क्या कर सकते हैं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी इसका अलग होगा, v1 r1 का स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी 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 का रखेंगे, सॉरी मुझसे गलती हो गई। डेंसिटी तो सेम ही रहेगी भाई, वॉल्यूम अलग अलग होगा। डेंसिटी रख देते 4/3 पाई r1 का क्यूब और ये r1 का स्क्वायर इंटू रो माइनस 4/3 पाई r1 का क्यूब r2 का स्क्वायर इंटू रो, ठीक है भाई। तो i इक्वल टू 2/5, 4/3 को पाई को मैं बाहर ले लूं और तो मेरे पास बचेगा r1 की पावर 5 रो माइनस r2 की पावर 5 रो, ये मेरे पास ये बचेगा। तो जब मेरे पास ये बचेगा, इसमें से रो भी कॉमन आ रहा है, तो मेरा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल गया। लेकिन अगर अब यहाँ पर मुझे रो को भी क्या करना होगा, हटाना होगा। तो रो मेरा एक्चुअल में क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पास मास तो दिया हुआ है भाई साहब, मास तो मिलेगा, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मेरा कितना होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। इस वाले पार्ट की बात हो रही है, याद रखना। इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। मुझे भी अभी तक ये समझ में इसलिए नहीं आया था, प्रॉब्लम क्या हुई थी कि यहाँ पर इन्होंने हॉलो बोल के मास डाल दिया, तो मैं उस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि यार डाला कैसे। तो अब जब इस क्वेश्चन को हम वापस कर रहे हैं ना, तब मुझे ये चीज पता चली है कि एक्चुअल में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलोस्फीयर का इस हिसाब से निकाल रहे हैं कि हम सारा मास इसका कंसीडर करेंगे और इसका सारा मास वॉल्यूम इसी का कंसीडर करेंगे, तो वो r1 से r2 में होगा, यानी कि सिर्फ इतना वाला हिस्सा। ये भी मैं कहना चाहूंगा, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। अगर हम टीचर से हमसे अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान है, ठीक है। तो अब इसको उठा के इधर रख दिया, रो की जगह रो का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि मास के बगैर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई काम ही नहीं है ना। तो 2/5, तो ये 2/5 mr², ये बना। उसकी जगह कितना रखेंगे, 2/5 हो गया, 5/3 हो गया, ठीक है भाई। रो की जगह रो का वैल्यू रख देंगे और क्या होगा, 2/5 हो गया, वो 8/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले से 4/3 है, इसको मैं उठा के रखूंगा तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, मैं यही काट देता हूँ इसको ताकि मेरे कैंसिल प्रॉब्लम ना हो। पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना 2/5 m, और यहाँ कितना बचा r1 की पावर 5, r2 की पावर 5 अपॉन r1 की पावर क्यूब और r2 की पावर क्यूब। ये मेरे पास आया हॉलोस्फीयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो। हमने एक स्फीयर लिया है, ये स्फीयर बिल्कुल गेंद की तरह, इसको गेंद मान लीजिए। गेंद में जो गेंद का शेल होता है वो मोटा होता है, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी एक मास होता है उसका, लेकिन वो अंदर से खाली होता है। और अगर मैं गेंद के सेंटर से सिर्फ उसके खाली वाली रेडियस लूंगा तो वो ये है, और अगर मास के साथ में रेडियस लूंगा तो वो ये है।
फिर अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट करूंगा सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो मैं देखूंगा 2/5 आ गया मेरे पास में। लेकिन जो मैं मास लूंगा वो अंदर का और बाहर का दोनों का लूंगा, ठीक है भाई, अंदर का और बाहर का मैं क्या लूंगा, दोनों का लूंगा। तो इसमें एक्चुअल में मुझे यह गलती शायद इसमें इन्होंने की है गलती, इन्होंने इसका मास भी अलग कैलकुलेट किया है। इसने बोला कि भी जब अंदर वाला ले रहे तो फिर अंदर वाले का मास अलग लो और बाहर का जो गेंद का जो फुला हुआ भाग है यानी कि जो उसकी मोटाई वाला भाग है उसका मास अलग लो। तो इन्होंने m1 और m2 लिया, फिर उसके बाद में इसको ऐसे कैलकुलेट किया है पूरा कंप्लीट। तो ये स्टूडेंट्स ये थी, मैंने लगभग सारी ज्योमेट्रीज को कवर कर दिया इसके अंदर। अब जैसे कि आप कोई स्टूडेंट कमेंट में ही कह सकते हैं मुझे कि सर आपने रेक्टेंगुलर लैमिना का क्यों नहीं किया, ट्रायंगुलर लैमिना का क्यों नहीं किया। तो देखो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है, जितना ज्यादा आप इनके डेरिवेशंस में घुसने की कोशिश करोगे उतना ही आप क्या होंगे, कंफ्यूज। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि एज अ जेई स्टूडेंट और एज अ नीट स्टूडेंट अगर आप हो तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलाज प्लस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। यहां पर सारे कॉन्सेप्ट ही है। अगर मैं रेक्टेंगुलर लैमिना कंसीडर करूंगा तो रेक्टेंगुलर लैमिना में होगा क्या, एक रॉड होगी, रॉड्स को बनाएंगे ना एल लेंथ की रॉड्स को, ये बन गया रेक्टेंगुलर लैमिना, बात खत्म बस। तो आप सीधा कॉन्सेप्ट्स को याद रखें और प्लस आप फॉर्मूलाज को जितना हो सके लर्न करें ताकि आप उनको अप्लाई करना सीख सके। और मेरी एडवाइस है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करते रहा करें। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जितनी ज्योमेट्रीज थी मैंने सब लगभग कवर कर दी, कुछ बाकी रह गई है मैं मानता हूँ, लगभग रॉड बाकी रहा है, रेक्टेंगुलर लैमिना बाकी रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको डिस्कस करने से यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगल जो रॉड होता है उसका फिक्स होता है ml²/12 और ये सेंटर ऑफ मास के अंदर आपने पढ़ा होगा, वहां भी हमने निकाला है इसको, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।